हेलो भाई, वेलकम टू शिक्षा युग। शिक्षा युग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारा एसएससी जीडी का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चल रहा है भाई, 15 हम पहले कवर कर चुके हैं। तो ये सभी सेट जो है ये प्रीवियस ईयर के ऊपर डिपेंड है। पूरा का पूरा कंटेंट वही है जो पहले आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो जितना ज्यादा हो सके भाई आप प्रीवियस ईयर सेट लगाया करो, ताकि एग्जाम में आपको उसी टाइप की क्वेश्चन देखने को मिले, तो आपको घबराहट न हो, आप सवाल आसानी से कर पाए। आपके मॉक टेस्ट जो है उसमें भी आपका स्कोर जो है इंप्रूव। तो जो पहला सवाल है भाई आज का वो है, रमेश और उसकी पत्नी की आयु दे रखी है भाई। भाई ये है रमेश भाई साहब और ये है उनकी वाइफ भाई। इनकी आयु दे रखी है भाई, इसकी है 40 वर्ष और इसकी दे रखी है 36 वर्ष भाई। यदि उनके पुत्र भाई, एक उनका लड़का है और दो उनकी लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु दे रखी है 13 वर्ष। भाई एक उनका लड़का है भाई, ये उनका लड़का हो गया और ये दो उनकी डॉटर हैं भाई। ठीक है, दो उनकी डॉटर हैं। इन तीनों की औसत आयु भाई, ये तीन व्यक्ति हैं, तीनों की जो औसत आयु है वो दे रखी है 13 वर्ष भाई। तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी? 13 तिये 39 भाई। भाई तीनों की औसत आयु 13 है और तीन बंदे हैं, तो 3 से जब गुणा करेंगे तो उनकी जो टोटल उम्र है भाई वो आ जाएगी 39 साल। अब कह रहे हैं कि परिवार की औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई? 40 रमेश की है, 36 उसकी वाइफ की है और 39 उनके बच्चों की है। कितनी होगी? 9 और 6 15, हसल गई 1, 3 और 3 6 और 4 10 और 1 11, 115। अब औसत निकालने के लिए हमें चाहिए टोटल आंकड़े, 1 2 3 और 2 5, 5 ये टोटल व्यक्ति हैं भाई। तो औसत आयु कितनी आ गई? 23 साल जो है इनकी औसत आयु आ गई। 23 साल जो है ऑप्शन नंबर सी, इनकी औसत आ गई 23 साल भाई। समझ आया? एक रमेश था, एक उसकी पत्नी थी, एक उनका लड़का और दो लड़कियां थी भाई। तो उनकी टोटल जो औसत आयु आ गई वो आ गई 23 साल भाई। ठीक है, छोटा सवाल था भाई। 19 संख्याओं का औसत है 24 भाई। 19 संख्याएं दे रखी हमें, उनका औसत दे रखा है हमें 24 भाई। पहली 8 संख्याओं का औसत। अब देखो, अब यहां से ऐसे करते हैं भाई, जो 19 संख्याएं हैं उनका औसत था 24, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो 19 चौके 76 का 6, हसल गई 7, 19 दूनी 38 और 7 45, 456 भी। टोटल जो उनका सम होगा वो 456 होगा। मल्टीप्लाई से हमने कर लिया। पहली 8 संख्याओं का, पहली 8 संख्याओं का कितना दे रखा है भाई? वो दे रखा है 26.5। 26.5 को हमने नीचे लिख दिया ऐसे और गुणा हमने कर दिया 8 संख्याओं का। अब देखो 8 पंजे 40, 0, 4 हसल आ गई, 8 सिक्के 48 और 4 52, गया 2, हसल आई 5, 8 दूनी 16 और 5 21 भाई। नीचे 10 था हमारे पास, यहां भी आएगी तो इस 0 को हमने उड़ा दिया भाई लास्ट से। ठीक है, उड़ा दिया, 212 आ गया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि 12 संख्याओं का औसत, जो अगली 12 संख्याएं हैं उनका औसत दे रखा है 21.5। वैसे ही किया हमने, पॉइंट की जरूरत नीचे लिख दी और संख्याएं हैं 12। अब करते हैं, देखो 12 पंजे 60, 6 हसल गया, 12 एकम 12 और 6 18 का 18 हसल गया, फिर एक 12 दूनी 24 और एक 25 भाई 258। और जो ये 10 था इससे 0 को हमने उड़ा दिया भाई। अब देखो टोटल संख्याओं का जो था वो तो था 456। यहां से देखो ये थी टोटल संख्याओं का 456। पहली 12 का ये है और सॉरी पहली 8 का वो था और पहली 12 का ये है। तो 8 और 2 10, हसल गई 1, 5 और 1 6 और 1 7, हसल गई 1, 2 और 2 4 और 1 5, 570 भाई। अब देखो भाई ये है 570 टोटल सम। यहां संख्याएं थी हमारे पास 19, लेकिन ये संख्याएं बन गई 20, मतलब एक संख्या ज्यादा है। कौन सी? यदि 8वीं संख्या को छोड़ दिया जाए तो औसत कितना होगा? कितना ज्यादा है भाई? 14 ज्यादा है, क्योंकि 456 सॉरी ये 470 है भाई, 470 456 470 कितना ज्यादा है? तो जो वो 18वीं संख्या है, वो 18वीं संख्या क्या है हमारे पास? 14। अगर इस 14 को हम हटा दें तो नया औसत कितना होगा? तो 456 माइनस 14 कितना आ गया? 6 में से 4 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 4 हमारे पास बच गया। संख्याएं कितनी बच गई? पहले संख्याएं थी 19, अब बच गई संख्याएं 18। तो 18 दूनी 36, 2 पे जाएगा आराम से, तो 18 दूनी 36, 8 बच गया हमारे पास, हो गया 82, 18 पंजे 90, 18 चौके 72, 24 पॉइंट समथिंग। देखो भाई ऑप्शन ए की है 24.6 के ऊपर ये जाएगी, ऑप्शन नंबर ए भाई। सवाल में कुछ नहीं था भाई, 19 संख्याओं का औसत दिया हुआ था, 456 आ गया।
पहले 8 का ये था, 12 का ये था, हमने क्या देखा, ये 19 संख्याओं का है और ये है 20 संख्याओं का, तो एक संख्या ज्यादा है, वो संख्या है 8वीं। हमने देखा 8वीं संख्या जो हमारे पास 14 है, अगर इसको घटा दे तो औसत कितना होगा, तो हमने इसमें से 8वीं संख्या घटा दी, हमारे पास बच गया 442 है। अब संख्याएं कितनी हैं, पहले 19 थी, अब है 18, तो 18 से भाग करके हमारा औसत आ गया 24.6 भाई, 24.6। समझ आया। अगला देखो, एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि 5% साधारण ब्याज पर उधार ली, यदि 6 वर्षों के बाद ब्याज की धनराशि उधार ली गई धनराशि से 5600 रुपए काम नहीं है भाई, ये है कम, उससे इतनी कम है, तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखो एक तरीका मैं बताता हूं आपको, भाई कोई भी राशि है वो यहां पर 100% तो होगी ही, होगी कि नहीं होगी, यहां 100% होगी। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई 100% राशि थी, उसको मैंने 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 6 साल के लिए दे दिया भाई। क्या किया, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 6 साल के लिए दे दिया, तो मुझे कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 30% ब्याज प्राप्त हुआ। या ऐसे कह सकता हूं कि वो 100 रुपए थे तो मेरे को 30 रुपए प्राप्त हुए, 100 रुपए थे 30 रुपए प्राप्त हुए। भाई साहब क्या कह रहे हैं कि जो अब राशि प्राप्त हुई है वो पहली वाली राशि से 5600 रुपए कम है, और परसेंटेज में कितना कम है, 100 में से 30 गया तो 70% कम है। ये जो वैल्यू है 5600, ये 70 की वैल्यू दे रखी है, नीचे कितना आ गया बटे 70 और गुणा कर देंगे 100, 7 8 56, 1 से 1 गई, हमारे पास राशि आ गई 8000 रुपए। बिल्कुल शॉर्ट तरीका है इस सवाल का, इससे शॉर्ट भाई नहीं हो सकता। क्या था कि पहले राशि थी 100%, भाई साहब कह रहे हैं कि जो अब राशि प्राप्त होगी साधारण ब्याज के ऊपर, साधारण कितना होता है P इंटू R इंटू T, तो हमें उसका 30% प्राप्त होगा, तो कितनी कम है 70%, 70% की वैल्यू है 5600, तो 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। ठीक है, अगला देखो, ये है भाई सिंप्लीफिकेशन, सोल्व करते हैं। देखो पहले सबसे पहले छोटी ब्रैकेट फिर बड़ी ब्रैकेट, अब देखो यहां सोल्व करते हैं। ठीक है, माइनस का 6 भाग में 2 गुणा में 3 भाई, ठीक है, ये है 2 भाग में यहां पे। अब देखो भाग का 2 है, नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 6/2, माइनस का 6 है तो 2 3 6, 3 3 9, ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस का 9 भाई, 2 भाग ब्रैकेट के अंदर आ गया माइनस का 9, यहां है गुणा 3, यहां है माइनस का 1, यहां तक समझ आ गया। अब देखो भाई भाग है वापिस से, तो 2 माइनस का 9 गुणा 3 माइनस का 1, 3 3 9 हो गया, 2/3 माइनस का है और माइनस का 1 भाई, कितना आ गया, अब देखो एलसीएम आ गया 3 हमारे पास, ये आ गया नीचे 1, 3 से 3 तो माइनस का 2 यहां हो गया और माइनस का 3 यहां हो गया, माइनस के 5/3 हमारा आंसर आएगा, माइनस के 5/3, 3 1 कम 3 और 2 5/3, ऑप्शन नंबर सी सही है, माइनस के 5/3 जो है हमारे पास आंसर आएगा। बोर्ड मास तरीका हमने सीख रखा है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हुए चलेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई को देखते हुए चलेंगे भाई। ठीक है, आसानी से आंसर आ गया माइनस का 5/3, 3 1 कम 3 और 2 5/3 भाई। ए अपने लाभ प्रतिशत की गणना किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर करता है भाई। देखो आपने सीखा होगा कि जो लाभ है वो हमेशा क्रय मूल्य के ऊपर होता है, सीख रखा है भाई। मैंने कोई भी 100 रुपए की चीज खरीदी थी भाई, उसको मैंने 120 रुपए के अंदर बेच दिया, तो लाभ मेरा क्रय मूल्य के ऊपर ही होता है। लेकिन जब सवाल में दिया गया है, स्पेशली कहा गया है कि लाभ मेरा जो है विक्रय मूल्य के ऊपर है, तो हमें विक्रय मूल्य के ऊपर मानना पड़ेगा। ठीक है, ए विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ की गणना करता है और बी करता है लागत मूल्य मतलब कि क्रय मूल्य के ऊपर। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग पॉइंट दोनों के बराबर है और दोनों का लाभ भी 40% है और उनके लाभ का डिफरेंस है 120। अब देखो भाई दोनों का लाभ है 40% है। समझने की बात क्या है, ये है ए भाई साहब, ये है बी भाई साहब। देखो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास 2/5, यहां लिखते हैं। देखो 40% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 2/5। अब हमेशा सवाल में हम मानते हैं कि 5 हमारा लागत मूल्य था, 2 का लाभ के बाद हमने उसको 7 रुपए में बेच दिया,
ऐसा हम मानते हैं और सवाल में ऐसा होगा भी, लेकिन एक कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में क्या था कि लाभ जो है विक्रय मूल्य के ऊपर है। तो अगर 2 रुपए का लाभ 5 के ऊपर है, पहली कंडीशन है कि लाभ विक्रय मूल्य के ऊपर है, तो 2 का लाभ 5 के ऊपर, मतलब कि पहली कंडीशन में 5 को हम मानेंगे सेलिंग प्राइस। ये है पहली कंडीशन। भाई 5 रुपए में बेची गई है, 2 रुपए का लाभ हुआ है, तो वस्तु 3 रुपए की थी। भाई 3 रुपए की वस्तु थी, 2 का प्रॉफिट और 5 में हमने सेल कर दी। बस यही स्टेप था इस सवाल में जो मुश्किल था, ये समझना। देखो लाभ की गणना विक्रय मूल्य के ऊपर, तो 2 रुपए का लाभ किसके ऊपर है? 5 रुपए के ऊपर, और 5 इसने कहा है कि वो विक्रय मूल्य पर लाभ है, तो 5 सेलिंग प्राइस हो गया। भाई 5 रुपए में बेच दी मैंने चीज, 2 रुपए का प्रॉफिट भी कमा लिया, तो मतलब वस्तु कम की थी, 3 रुपए की थी। ये था पहली कंडीशन में। दूसरी में है कि लाभ उतना ही है लेकिन क्रय मूल्य पर है, मतलब पहले वाली बात कि भाई 5 की वस्तु थी हमारे पास, 2 का हमने लाभ कमा लिया, 7 में हमने उसको बेच दिया। अब भाई साहब कह रहे हैं कि दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं, तो करते हैं बराबर। इसकी गुणा करेंगे 7 से, इसकी गुणा करेंगे 5 से। यहां गुणा हुई है तो यहां भी होगी और फिर यहां भी होगी। हर जगह गुणा लिख दिया करो, किया मत करो, क्योंकि जहां जरूरत होगी वहीं करेंगे। अब कह रहे हैं कि इनके लाभ का अंतर 120 रुपए है। डिफरेंस देखो, यहां है 2 5 10, नहीं सॉरी, यहां 7 से गुणा होनी थी भाई, यहां 7 से गुणा है, यहां है 7 दूनी 14 लाभ। प्रॉफिट का डिफरेंस देखेंगे, पहले में है 14, इसमें है 10, डिफरेंस कितने आया? 4 का, और 4 की वैल्यू दे रखी है 120, तो डिफरेंस हमारे पास आ गया 30। अब कह रहे हैं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। क्या है? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारे पास है 7 गुणा 5 गुणा 30, 3 5 15, 7 गुणा में 150, 15 7 105, कितना आ गया? 1050 जो है हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। ऑप्शन नंबर सी, 1050 जो है हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। सवाल में फंसने वाली बात यही थी कि पहली बार इसने कहा है कि लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के ऊपर। ये मैंने आपको समझा दिया। कोई भी डाउट आपका रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दिया करो, साथ में शिक्षा आयोग का जो टेलीग्राम के ऊपर डाउट ग्रुप है वहां पे सवाल भेज दिया करो। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ आया होगा। एक निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की एफिशिएंसी दे रखी है भाई डायरेक्ट, कि x उस काम को और y उस काम को करने की एफिशिएंसी है भाई 5:9 भाई, और वे एक साथ काम करते हुए 15 दिन में काम को पूरा कर देंगे। भाई ये 5 में ये नोमिन की एफिशिएंसी है। अगर दोनों मिलते हैं तो दोनों कितना हो गया? अगर x प्लस y मिलकर करते हैं तो 14 गुणा 15 दिन में पूरा कर देंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी? 14 होगी। x अकेले उस कार्य का 66 सही 2/3 भाग कितने दिन में करेगा? देखो 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/3। अगर मैं इसकी गुणा कर दूं 2 से तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 66 सही 2/3। यहां 2 से तो यहां से भी 2 से गुणा करेंगे तो 2/3, तो इसकी फ्रैक्शन बनेगी 2/3। अब टोटल काम था ये, ठीक है भाई। जो टोटल काम कितना हो गया हमारे पास? टोटल काम हमारे पास हो गया 14 गुणा 15, लेकिन कह रहा है कि अकेला x इस पूर्ण कार्य के 2/3 भाग को, और x की कितनी है? 5, कितने दिन में कर देगा? तो देखने की बात यह है, 15 से 15 गया, 14 दूनी 28, x अकेला इस पूर्ण कार्य को 28 दिन में समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आया समझ? अगला देखो भाई, एक दुकानदार एक रेफ्रिजरेटर के अंकित मूल्य पर 12% की प्रारंभिक छूट देता है। भाई कोई भी अंकित मूल्य था, मार्क प्राइस था, सबसे पहले उसने उसके ऊपर 12% की छूट दे दी और रियायती मूल्य पर 17% की छूट और दे दी। भाई 2 छूट दी हैं और अंतिम मूल्य है 21,912। तो वो वस्तु कितने रुपए की थी? देखो वो वस्तु मान ली भाई मैंने 8 रुपए की वो वस्तु थी भाई। पहली बार उसने डिस्काउंट दिया है 12% का। भाई 100% की वस्तु थी, 100 का 12 मतलब कि 12 हटा दिया, तो कितने में बेच दी भाई साहब ने? 88/100 में बेच दी भाई उसने।
दूसरी बार दिया है 17% का, तो 1700 में से जाएगा तो 83/100 में फिर बेच दी भाई उसने, और बेचे कितने में है 21,912 के। तो अब काट पीट के हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू ही हमारा अंकित मूल्य होगा। 11 8 88 करते हैं भाई, ठीक है। 11 1 कम 11 10 बच गए, 11 99 10 बच गए, 101, 11 99 और 11 दूनी 22 भाई। 8 से काटो, 8 दूनी 16, 3 बच गए, 8 चौके 32, 7 और 8 निमे 72, 249 तो यहां से आ गया भाई, और 3 तिये 9, 83 तिये 249 यहां से आ गया भाई। कितना बच गया हमारे पास, आर की वैल्यू सीधी आ गई, 3 वहां था और 2 बार 100 हमारे पास नीचे बचा हुआ था, मतलब जो वस्तु थी वो 30,000 रुपए की वस्तु थी भाई स्टार्टिंग में, और इतने डिस्काउंट्स के बाद उसको हमने बेचा है 21,912 के अंदर भाई, ठीक है भाई। पहला डिस्काउंट 12% का था तो 100 की चीज थी 88 के अंदर बेच दी, फिर 17 का था तो 100 की चीज 83 के अंदर बेच दी, और सोल्व करके हमने आंसर निकाल लिया, ठीक है। 2 दर्जन केलों का मूल्य दे रखा है 240 रुपए भाई। 2 दर्जन केले हैं, 1 दर्जन के अंदर जो 1 डजन केले हैं भाई उसके अंदर होते हैं 12 केले, यहां 2 दर्जन है तो 12 दूनी 24 केले भाई। 24 केलों का मूल्य दे रखा है 240 रुपए, ठीक है। ये है रुपीज भाई, और ये है हमारी वस्तु, या मतलब हम लेते हैं केले भाई हमारे, ठीक है। एक का मूल्य हो गया 10 रुपए का भाई, यहां तक समझ आ गया। और 18 नींबू का, जो 18 नींबू हैं भाई, जो 18 नींबू हैं उनका मूल्य दे रखा 90, एक का मूल्य हो गया 5 रुपए। अब क्या कह रहा है कि एक नींबू और एक केले के मूल्य को अनुपात, तो देखो ये है नींबू और ये है केला, तो नींबू और केला, नींबू का 5 आया है, केला एक 10 रुपए का है, तो रेशियो हमारे पास हो गया 1:2, 1:2, ऑप्शन नंबर बी भाई। टोटल वस्तु दे रखी थी, हमने एक क्या मूल्य निकालकर रेशियो में पुट कर दिया, और तो कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। अगला देखो, स्थान ए से स्थान बी तक के ट्रेन और बस के किराए का अनुपात। भाई एक है ट्रेन हमारे पास, ये हमारे पास ट्रेन है और ये हमारे पास बस है भाई, इनके किराए का अनुपात है 3:5 भाई। पॉइंट से बचने के लिए हमने मान लिया 300 और 500 भाई, अपनी आसानी के लिए। ट्रेन के किराए में 15% की वृद्धि की भाई, ये जो ट्रेन था इसमें 15%, अगर इसका 15% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 300 का 15% 45, मतलब कि 345 हो गया। निकालने का तरीका है 10% के लिए छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 30, अगर 10% की वैल्यू 30 है तो 5% की वैल्यू कितनी होगी 15, और 15 ही निकालना था तो 45 हमारे पास आ गया भाई। इसका 10% कितना होता है 50 भाई, इसका 10% जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गया 550। अब पूछ रहा है कि जो नए मूल्य आए हैं इनका अनुपात कितना होगा। देखो भाई 5 से काटते हैं तो 5 6 के 30, 5 निम 45 और 110, इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा। 69:110 जो है ऑप्शन नंबर बी यही होगा भाई। जो किराया था उसको इतना बढ़ाने के बाद जो किराए का रेशियो नया होगा वो होगा 69:110, ठीक है। यहीं तक किराया, मतलब किराया इतना बढ़ने के बाद यहीं तक रेशियो कट रहा है हमारा, टूट रहा है भाई। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी की बिजली के खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। यहां देखो मैंने बताया था कि जब ट्रेन किसी व्यक्ति को किसी बिजली के खंभे को पार करती है तो वो स्वयं की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है भाई, ठीक है। उसमें किसी और की डिस्टेंस, मतलब किसी और की लंबाई नहीं जुड़ रही। लेकिन जब ट्रेन किसी टनल को, दूसरी रेलगाड़ी को या ऐसी वस्तुओं को जब क्रॉस करती है तो उस टनल की, उस रेलगाड़ी की और स्वयं की जो लंबाई है उन दोनों को जोड़कर टोटल डिस्टेंस हम बनाते हैं भाई। लेकिन यहां देखो भाई खंभे को पार किया है मतलब स्वयं को, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ट्रेन की लंबाई यहां से निकाल देंगे, स्पीड कितनी है 60, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 डिस्टेंस हमें निकालनी है और टाइम है हमारे पास 15 सेकंड में क्रॉस करती है। 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 से हो गया 10, तो ट्रेन की डिस्टेंस कितनी हो गई 250 भाई। जो ट्रेन थी जो 15 सेकंड में खंबे को पार करती है उसकी लंबाई है 250 मीटर भाई। यहां से आगे ट्रेन की लंबाई, एक स्टेप हमने यहां से चल ली।
यह सामने से आने वाली 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल सही चल रेलगाड़ी को 19 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। अब देखो दो चीजें होते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। जब दो ट्रेनें साथ साथ चलती हैं तो उनकी जो स्पीड है वो माइनस की जाती है भाई, ठीक है। रिलेटिव स्पीड होता है ऐसा, मतलब कि जब साथ साथ चलेंगी तो स्पीड माइनस होती है, जब टकराएंगी, जब आमने सामने से ट्रेन आती है तब उनको जोड़ देते हैं भाई। हम क्या करते हैं, एक ट्रेन यहां से आ रही है, एक ट्रेन यहां से आ रही है, तो इसकी चाल और इसकी चाल जुड़ जाती है। लेकिन जब यहां चली है और साथ में इसके जा रही है तो इसकी चाल और इस चाल को हम माइनस करते हैं। इस बात को अब ध्यान रखना भाई, ठीक है। जब आपने बेसिक किया होगा तो ऐसा सीखा भी होगा। तो अब कह रहा है कि सामने से आने वाली, भाई फॉर्मूला वही होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई स्पीड देखो कितनी है, इस पहले वाले की थी 60, इसकी है 48 भाई। दोनों घंटे के अंदर है, किलोमीटर प्रति घंटा, बदलेंगे तो 5/18 भाई। डिस्टेंस देखो, अब एक की तो 250 थी हमारे पास, दूसरी की हमने मान ली x भाई, और टाइम है हमारे पास 19 सेकंड का भाई। यहां तक आ लिया, अब हमें x की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखो ये आ गया 108 भाई हमारे पास, 108 गुणा 5/18 इज इक्वल टू आ गया 250 प्लस x/19। अब देखो पेन बदलते हैं, 18 छिक्के 108, 6 530, 30 की 19 से गुणा करें तो 19 3 57 भाई, 570 इज इक्वल टू आ गया 250 प्लस x भाई। अब 250 को इस साइड लेंगे तो घटाएंगे 0, 5 में से 2 गया 320। दूसरी ट्रेन की लंबाई थी हमारे पास 320 मीटर, ऑप्शन नंबर ए 320 मीटर जो है हमारी दूसरी ट्रेन की लंबाई है भाई। ठीक है, समझ आया। यहां से हमने पहले ही एक ट्रेन की लंबाई निकाल ली थी, यहां हमने देखा कि भाई दोनों ट्रेन की लंबाई के लिए भाई, और आमने सामने से ट्रेन आ रही है भाई, ठीक है। ट्रेन साथ साथ चलेंगी तो उनकी जो वो है स्पीड वो माइनस करते हैं, ट्रेन अगर आमने सामने से आ रही है तो उनकी स्पीड को हम जोड़ते हैं भाई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, और वही है फॉर्मूला के ऊपर काम करना है और कुछ नहीं है भाई। एक क्लास हमारी ये चल रही है एसएससी, सीजीएल, सीपीओ और सीएचएसएल के लिए भाई, या जो बच्चे अब रेलवे की वैकेंसी आने वाली है उनकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास चल रही है। इसके अंदर हम 2021 से लेकर के 2021 जो लेटेस्ट क्वेश्चन है आपके 2023 टिल नवंबर 1, आज है हरियाणा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, 1 नवंबर 1966। और आज तक के क्वेश्चन जो भी एग्जाम में हो रहे हैं भाई वो हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं आपके लिए, ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो, हर एक सवाल आप टिप्स के ऊपर हो और एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर पाए भाई, परफॉर्मेंस दे पाए भाई। ये देखो भाई, एक कमरे की दीवारों या छत या लंबाई ऊंचाई की विमाएं दे रखी हैं, चारों दीवारों को 2 मीटर पर स्क्वायर के हिसाब से पुताई करने का खर्च कितना होगा भाई? बहुत महंगा होगा, मैंने घर पे पेंट करवा के देख लिया, बहुत महंगा होगा, मत करवाइए भाई। देखो दे रखी है 12 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर भाई। और भाई वो पेंट तो वो तो सिर्फ दीवारों पे करेंगे, जो गेट वेट बच गए वो आप करने पड़ेंगे आपको। देखो यहाँ भी अभी भी हाथ मेरे ना ब्लैक पेंट से खराब रखे हैं। तो देखो ये विमाएं होती हैं L इंटू B इंटू H। अब दो फॉर्मूले होते हैं भाई हमारे पास, पूरे कमरे का मतलब छत भी मिला दिया और फर्श पे मिला दिया। एक होता है सिर्फ दीवारों का, तो पेंट सिर्फ दीवारों पे होता है, फर्श पे छत पे पेंट थोड़ी होता है, ठीक है। तो देखो उसका फॉर्मूला क्या, अगर चारों दीवारों का, अगर हमें चाहिए सिर्फ चारों दीवारों के ऊपर, सिर्फ दीवारों के ऊपर हमें पेंट करवाना है भाई, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये पेंट का फॉर्मूला नहीं, ये एरिया का फॉर्मूला है कि चारों दीवारों का एरिया हमारे पास कितना हो गया, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू एल प्लस बी 12 और 15 27 भाई, एच कितना है 20। अब देखो 27 दूनी 54 गुणा 20 कितना हो गया 108, सॉरी 108 आएगा, 108 और 0 1080, ठीक है। क्या मिस कर दिया हमने, हाँ 2 से गुणा और करनी भाई। ये तो टोटल एरिया है, अभी तो क्या आ गया 54 गुणा 20 और गुणा 2 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 2 रुपए के हिसाब से वो पेंट कर रहे हैं स्क्वायर। तो 54 दूनी 108 तो यहां से आ गया,
और गुणा में करेंगे 2, तो 2160 रुपए जो है भाई साहब उस कमरे का पेंट का खर्चा है 2160। ऑप्शन नंबर डी 2160 रुपए भाई साहब आपसे यूं ले जाएंगे। ठीक है, चलो सवाल। सुंदरलाल के पास पैसा बहुत ज्यादा है भाई, वो सोच रहा है कि मैं पैसा बांट दूं। सुंदरलाल की एज हो गई, अब सुंदरलाल भाई साहब जा रहे हैं, तो उनके पास जितना पैसा है वो अपनी पत्नी के नाम, उनकी डियर वाइफ के नाम भाई। ठीक है, 3 उसके बेटे हैं भाई, 3 उसके बेटे हैं और 1 उसकी बेटी है भाई। वो ये सारा पैसा इन सब के नाम करना चाहता है। ठीक है, इन सब के नाम वो सारा पैसा करना चाहता है भाई। अब क्या कह रहा है कि उनकी पत्नी को बेटी की तुलना में दुगनी राशि, भाई जितनी उसकी बेटी को मिलेगी ना उससे दुगनी मिलेगी उसकी वाइफ को भाई। ठीक है, और उनकी बेटी को उनके प्रत्येक बेटे के हिस्से में आई धनराशि की दोगुनी, भाई उनकी बेटी को कितना पैसा मिलेगा, जितना प्रत्येक बेटे के हिस्से में आया है उससे दुगुना। मान लिया भाई 3 बेटे हैं, हर किसी के हिस्से में x रुपए आए, तो टोटल तो 3x आ गए यहां पर तो भाई इन तीनों के लिए तो। लेकिन लड़के को कितना प्राप्त होगा, प्रत्येक लड़के के हिस्से में प्रत्येक में आया है x, लड़की को दुगना, तो लड़की को प्राप्त होगा 2x, और उसके वाइफ को लड़की से दुगना, तो 2 दूनी 4x। यहां तक समझो बात, यहां तक समझ लिया तो सवाल हो गया सॉल्व। ठीक है, अब सवाल क्लियर है, पुट करके वैल्यू हमें काटनी है। देखो उसने कहा था कि उसकी लड़की को इतना पैसा प्राप्त होगा जितना कि प्रत्येक लड़के से दुगना पैसा, प्रत्येक लड़के को x रुपए प्राप्त हुए हैं, तो x से दुगना 2x, 3 लड़के थे तो टोटल x 3x हो गया, यहां 2x, उसकी वाइफ को उसकी बेटी से दुगना पैसा तो 4x। अब टोटल पैसा कितना हो गया, 9x हो गया, और आगे दे रखा है इसकी वैल्यू 162,000। भाई यही तो पैसा है जो तीनों में डिवाइड होना है। कितना आ गया, अब देखो 9 एकम 9 और 7 बच गए थे, 9 अट्ठे 72, 18,000। अब कह रहा है कि उसकी बेटी को कितनी धनराशि मिली, 2x। भाई x की वैल्यू अगर 18,000 रुपए दे रखी है तो बेटी को कितनी प्राप्त होगी, 2x, मतलब कि 36,000 रुपए जो है उसकी बेटी को प्राप्त होंगे। ऑप्शन नंबर ए भाई। आया समझ, सिर्फ ये डिवाइड करने का थोड़ा उसने लोचा दे रखा था और टोटल पैसा हमने इसके ऊपर बराबर रखकर हमने काट दिया भाई। ठीक है, अगला देखो, ए बी सी 3 संख्याएं हैं, ए बी से 48% कम है। भाई 3 संख्याएं दे रखी हैं, ए, ठीक है, ये है बी और ये है सी। ए जो है बी से 48% कम है। ठीक है भाई, ये अगर 100 है, 48% कम मतलब कि ये 52 हो गया। भाई 100 के ऊपर 48% कम कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। और C जो है A प्लस B के योग से 20% अधिक है। जो C है भाई वो A प्लस B के योग से 20% अधिक है। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 कि अगर वे 5 हैं तो वो 1 ज्यादा, वो 6, C जो है 6 के बराबर है। अब A प्लस B का सम कितना है, 152। भाई साहब कह रहा है कि अगर A प्लस B 5 हुए ना तो मैं 1 बढ़कर 6 हो जाऊंगा। ठीक है, अगर ये 5 है ना तो मैं हो जाऊंगा 6, ऐसा कहना चाह रहा है। तो 6 दूनी 12 हसला आई 1, 6 पंजे 30 और 31 का 1 हसल आई 3, 6 कम 6 और 3 9, 912 बटे हो गया 5। अब काटते हैं 5 से, 5 कम 5 4, 5 अट्ठे 40, 1 बच गया, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20, 182.4, 182.4 हो गया। तो B जो है C से कितने प्रतिशत तक कम है, साफ साफ दिख रहा है भाई, ये 100 है, ये 182.4 है, इसका मतलब कि 82.4 कम है। ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान था भाई, कुछ नहीं करना था, जो दिया हुआ है उसको सोल्व करते रहो। देखो A और B था पहले, इसने कहा है कि A जो है B से 48% कम है। भाई 100 के ऊपर 48% कम मतलब कि 48 ही कम हो गया, तो कितना बच गया, 52 बच गया। C जो है इन दोनों के योग से 20% अधिक है, 20% 1/5। अगर ये दोनों एक मतलब ये दोनों 5 की वैल्यू है तो वो 1 बढ़कर 6 हो जाएगा। यहां हमने सोल्व कर लिया, ऑप्शन हमारा मैच हो गया भाई। ठीक है, आगे देखो,
1727 की एक धनराशि है, 3 भागों में बांटी गई है कि उन पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर 3, 4, 5 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन बराबर होते हैं। देखो राशि हमेशा हमारे पास शो होती है, वो सिंपल इंटरेस्ट के बाद बढ़ती है भाई। कैसे? देखो ये ए था, ये बी, सॉरी ये था सी भाई। सबके पास 100% राशि थी पहले, थी। अब कह रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 वर्ष, 3 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी? 5 दिए 15, 100 से बढ़कर होगी 115। भाई ए की कितनी होगी? ए गुणा 115। बी की कितनी हो जाएगी? 4 साल के लिए तो 4 पंजू 20, 120% होगी हमारे पास। भाई बढ़ी तो रही है, तीनों बराबर हैं। सी की कितनी हो जाएगी? 125%। भाई 100 तो सबके पास थी, इतना लग गया ब्याज तो राशि बढ़कर होगी इतनी। अब काटते हैं, देखो 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115, 24 पंजू 120, 25 पंजू 125। अब हमें चाहिए ए, बी और सी की वैल्यू। क्या करते हैं, अगर यहां से ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए तो हमें लेना पड़ेगा 23, 24, 25 का एलसीएम। एक बात ध्यान से देखो कि 23, 24, 25 में कोई कॉमन है? नहीं है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इन्हीं की तो गुणा होनी है। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 23 गुणा 24 गुणा 25, यही तो एलसीएम निकल के आएगा आखिर में। भाई कोई कॉमन नहीं है तो यही निकल के आएगा, इनकी मल्टीप्लाई आएगी। अब देखो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? भाई ए को इनसे गुणा करेंगे, मतलब देखेंगे तो 23 से तो 23 कैंसिल हो गया। ए का हिस्सा बच गया हमारे पास कितना? 24 गुणा 25 बच गया हमारे पास। बी का हिस्सा कितना बच गया? 24 कैंसिल हो गया तो बी का बच गया 23 गुणा 25 बच गया। सी का हिस्सा कितना बच गया? 25 कैंसिल हो गया, 23 गुणा 24 बच गया। यही तो है तीनों के हिस्से। समझ आया यहां तक? भाई हमें एलसीएम चाहिए था, कॉमन कुछ था नहीं, तो तीनों की मल्टीप्लाई कॉमन आएगी। यहां 23 से 23 कैंसिल हो गया, जहां जो वर्ड है वो कैंसिल होता जाएगा, जो बच गया वो इसका निकल के आ जाएगा। अब देखो 25 चौके 100 हासिल गई 10, 25 दूनी 50 और 10 60, 600। यहां से ए का हिस्सा आया है 600। अब देखो 25 दिए 75 का पंजा हासिल गई 7, 25 दूनी 50 और 7 57, इसका हिस्सा आया है 575। इसका देखो 24 दिए 72 हासिल गई 7, 24 दूनी 48, 48 और 7 8 और 7 15, इसका हिस्सा आया है 552 रुपए। ठीक है, 552 रुपए। अब भाई साहब कह रहे हैं कि जो ये टोटल पैसा है वो इसके बराबर है, और यहां से फिर हमें ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ये टोटल पैसा कितना है? 5 और 2 7, 7 और 5 12 हासिल आई 1, 5 और 5 10 छोड़ा और 1 17, 1727 जो है ये पैसा इसके बराबर है। ये तो बराबर ही है, कुछ सोल्व ही नहीं करना भाई आगे। अगर ये छोटी बड़ी वैल्यू होती फिर इसके बराबर रखते, ये कटती और फिर ए की वैल्यू निकालते। ये तो बराबर ही आ गई, मतलब जो आंकड़े निकाल रहे हैं वो बिल्कुल सही निकाल रहे हैं। तो ये ए की है, बिल्कुल सही बात है। ये बी की है, बिल्कुल सही बात है। ये सी की है, बिल्कुल सही बात है। हमसे पूछा था ए की, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। अगर यहां कोई और वैल्यू आती ना अब, तो हम कहते कि ए बी सी जो तीनों का सम है वो इतना है और इसकी वैल्यू ये दी हुई है, वहां से फिर काट कर हमें की वैल्यू निकालते। लेकिन ये तो अगर बराबर आ गई मतलब ये वैल्यू बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, आगे देखो, दो संख्याएं 5:9 के अनुपात में है। भाई दो संख्याएं दे रखी हैं ए और बी, ये 5:9 के अनुपात में हमें दे रखी है। यदि उनका HCF है 14 तो संख्याएं क्या होगी? HCF से गुणा कर देंगे, 5 गुणा 14 और 9 गुणा 14, क्योंकि HCF ये तो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक्चुअल संख्या होगी ये। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम में देखो 14 तो कॉमन हो गया दोनों जगह से, यहां अलग क्या बच गया? 5 बच गया, यहां क्या बच गया? 9 बच गया। कितना आ गया? 70 गुणा 9, 9 7 63, 630 आएगा एलसीएम भाई। एलसीएम HCF तो आपको निकालना आसानी से आता है। जो कॉमन है वो हटा दिया, जो अलग था वो अपने इसकी गुणा कर दिया, बस। अगला देखो, यदि एक गोले का व्यास दे रखा है भाई 56 सेंटीमीटर, गोले का व्यास मतलब कि जो डायमीटर दे रखा है भाई वो दे रखा है 56 सेंटीमीटर। याद रखना जो रेडियस क्या होती है हमेशा डायमीटर का होती है आधा,
तो रेडियस हमारे पास आ गई 28 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का पृष्ठ क्षेत्र बोलता है, हमेशा याद रखना कि 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है इसका एरिया। रखते हैं 4 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर करते हैं तो 28 गुणा 28 भाई। अब देखो 7 चौके 28, यहां से कितना हो गया, ये हो गया 22 चौके 88, 22 चौके 88 गुणा 4 गुणा 28 भाई, ये हमारे पास निकल के आ गया। अब करनी है गुणा। अब देखो गुणा करनी पड़ेगी भाई। 4 की करते हैं 28 से, ठीक है, 4 8 32, हसल आ गई 2, लग गई 3, 4 3 12 और 3 15, 152 की गुणा करनी पड़ेगी 88 से। तो करते हैं यहां पर देखो 152 की करेंगे 88 से, तो 8 दूनी 16, हसल आई 1, 8 पंजे 40 और 41 का 1, हसल आ गई 4, 8 का 8 और 4 12, 1216 आया है, तो यहां भी 1216 ही आएगा। कितना बच गया 6, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 13 376। कुछ ना कुछ तो हम मिस्टेक कर रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं भाई। क्या मिस कर दिया, सॉरी, क्या छोड़ दिया इसके अंदर हमने। 56 सेंटीमीटर आ गई थी आराम से, 22 यूज करना है। तो गोले का व्यास दे रखा है, तो 4 पाई आर स्क्वायर में लगाना था भाई आराम से। क्या मिस्टेक होगी सवाल के अंदर, ये देखियो सही है क्या भाई ये। भाई कैलकुलेशन में कुछ गलती करी फिर हमने शायद। एरिया कितना होता है इसका भाई, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। रखते हैं देखो 4 गुणा 22/7 गुणा 28 और गुणा 28 भाई। ठीक है, 7 चौके 28 हो गया, 22 चौके 88, 88 गुणा 4 गुणा 28 भाई। तो 4 8 32, हसल गई 2, 3 बच गया हमारे पास, 4 दूनी 8 और 3 11, 112, 88 से गुणा करने भाई। पिछली बार कुछ मिस्टेक हो गई थी। अब करनी है 112 की 88 से। देखो 8 दूनी 16, 6 1 आ गई, 8 एकम 8 1 9 और 8 एकम 8, 896। तो यहां भी 896, कितना आ गया 6 का 6, 9 और 6 15 का 15, हसलाई 1, 8 9 17 18 का 98, 56 आंसर आएगा भाई। मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन के अंदर, 98 56 ऑप्शन नंबर डी भाई। ठीक है, 98 56 896 आया था ना हमारा, और 896 आया था भाई। 6 9 से 15, हाँ 98 56 ही है भाई से। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी भाई हमसे। ठीक है, फॉर्मूला ये है 4 पाई आर स्क्वायर। 20% ऑफ 80, 20% क्या होता है 1/5, तो 20% ऑफ 80 भाई, 80 का 1/5 कितना हो गया 16। देखो मैं पूरा नहीं लिख रहा, यहां से आपको कर मतलब कि बता रहा हूं, आप सीधे कर देखो 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5, ऑफ दे रखा है मतलब कि गुणा 80, तो कितना हो गया 16। तो हमारे पास आ गया 16 + 2x, यहां तक आया समझ। 45% ऑफ 30, देखो 45/100 ऑफ 30 मतलब कि गुणा 3, यहां से यहां गई, 45 की 3 से गुणा करेंगे तो 135/10 मतलब कि 13.5 हमारे पास आ गया। प्लस में देखो 20% ऑफ 85, भाई 85 का 20% मतलब कि 1/5 मतलब कि 17 भाई, तो प्लस में आ गया 17। अब देखो अब क्या दे रखा है भाई कि 2x बराबर हमारे पास आ गया 13.5 प्लस 17 था, यहां से 16 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 13.5 में एक जुड़े कितना आ गया 14.5 आ गया हमारे पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 145/20 आ गई। समझ आया, पॉइंट वाली 0 2 का 2 ले आए। अब काटते हैं 2 7 14, 2 दूनी 4, 7.25 आएगा शायद, क्योंकि एक पॉइंट यहां से आ जाएगा 7.25, 7 चौके 28, 7 चौके 28 और 29/4, 29/4 ही आएगा भाई। ये आएगा ऑप्शन नंबर डी 7.25। काट के देखोगे तो यही आंसर मैच होगा। ठीक है, अगला देखो
एक वस्तु का सूची मूल्य 850 रुपए है भाई, उसका जो मार्क प्राइस है भाई वो 850 रुपए की चीज थी भाई, ठीक है। सूची मूल्य पर पहले 20%, फिर 15% और X% की लगातार 3 छूट देने के बाद इसे 528.87 रुपए में बेचा गया है भाई। 20% की छूट दी, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/5 भाई, 5 की मूल्य था हमारे पास, 1 की छूट दी, कितने के अंदर बेची भाई साहब ने 4/5 के अंदर। 15% की होती है 3/20, सॉरी 20 की चीज थी, 3 की छूट, कितने के अंदर बेची भाई साहब ने 17/20। तीसरा डिस्काउंट हमने मान लिया P, और सभी डिस्काउंट के बाद चीज बेची गई है भाई 528.87/100 के अंदर ये चीज बेची गई है भाई। अब देखो भाई 0 से 0 गई, 5 से काटे 17/85 हो गया, और 2 दूनी 4 भाई। अब देखो कितना हो गया हमारे पास 17 दूनी 34, हमारे पास नीचे आ गया भाई हमारा P% हो गया था ना यहां से, तो 850 था, 5 से 17/85, 2 दूनी 4, हमारे पास नीचे आ गया 289 गुणा 2, ठीक है। ये हमें अब कट करना है भाई। अब देखो 17 चला जाएगा आराम से, 17 17 289, 17 51 भाई, 1 बच गया, 17 1 कम 17, फिर 18 17 1 कम 17, फिर 17 1 कम 17, अब फिर 17 से काटेंगे, 17 1 कम 17, 14 बच गए, 17 दूनी 34, सॉरी हाँ 17 8 136, 17 8 136, और 5 बच गए 17 51, 183 बच गया 200, हमारे पास आ गया 183/200, ये है P% के बराबर। तो P% कितना हो जाएगा भाई, 183 के अंदर सेल कर दी, 200 की चीज थी, मतलब कि 17 का डिस्काउंट दिया हमने 200 के ऊपर, परसेंट का 100 हमने लगा दिया, कितना आ गया 8.5% का हमने डिस्काउंट दिया है, ऑप्शन नंबर सी भाई। तीसरा जो डिस्काउंट था वो 8.5% का था, सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था भाई, ठीक है। एक ऑटोमोबाइल ऋणदाता साधारण ब्याज पर ऋण देने का दावा करता है, बोलता मैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर पैसा दूंगा, किंतु वह प्रत्येक 6 माह के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ देता है। यदि वह 14% का ब्याज लगाता है तो प्रभावी ब्याज दर ज्ञात कीजिए। वो कहने को साधारण ब्याज के ऊपर पैसा दे रहा है, लेकिन आपको ठग रहा है भाई। वो साफ साफ बोल रहा है कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर पैसा दूंगा। कैसे बोल रहा है देखो, उसने कहा है कि जो मेरी ईयरली है भाई वो 14% है, लेकिन हर 6 महीने के बाद मैं अपना मूलधन उसके अंदर जोड़ दूंगा। मतलब अगर हाफ ईयरली की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी 7%। भाई 7% यहां पैसा ले रहा हूं, 7% फिर पैसा लूंगा और मूलधन में जोड़ दूंगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज तो पूछ रहा है भाई साहब। और 6 महीने की 2 शिफ्ट होगी पूरी साल में, तो मैंने आपको बताया था 7 + 7 + 7 × 7, एक प्रकार से ये तरीका होता है। एक होता है कि भाई 7% साल में 2 बार लगेगी, पॉइंट के बाद 2 डैश लगा दिए, पहले करेंगे गुणा तो 7 7 49 और आगे जोड़ेंगे भाई तो 7 दूनी 14, तो 14.49 हमारे पास निकल के आ गई। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। कहने को सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन वो ठग रहा है भाई, वो चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर पैसा दे रहा है, ठीक है। यही इसमें पूछा, सवाल यहीं तक थे भाई, ठीक है। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। क्लास से जुड़ा करो भाई, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर सोल्व किया करो, ठीक है। क्लास 15 हो चुकी है, कल मिलते हैं आपको क्लास नंबर 16 के साथ, ठीक है। थैंक यू।